आपत्तिजनक कर। अब देख लो जनक देख लो पति जनक। पति मतलब क्या? पति मतलब देख लो ये पति नहीं पीते बन जाएगा पहले। जनक मतलब होता है बाप। जनक हाँ पति के बाप। हाँ पति के आपत्ति जनक। पति के बाप यानी ससुर। ऐसे ससुर को हम लोग क्या कहेंगे? आपत्तिजनक। आप आपत्तिजनक हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। आपत्तिजनक कर। आपत्तिजनक कर का मतलब क्या होता है? मतलब जो नहीं होना चाहिए वो टैक्स लगाया गया, टैक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? टैक्स। अब मतलब मान लो कि कोई दुकानदार है, अब वो तो 5 रुपए का सामान खरीद के लाके 6 रुपए में बेच रहा है। हम कहेंगे तुम नहीं 2 रुपए हमको टैक्स से दो उस सामान पर, ठीक है। तो ससुर 1 रुपए कमाया, 1 रुपए कमाएगा जो उसमें उसका मेहनत है, सामान मन ढोढ़ा के लाया, गाड़ी चलाया, इधर उधर 1 रुपए मुनाफा कमाया, उसमें कहते 2 रुपए टैक्स दो। ये कर जो है ये टैक्स ठीक बात है? नहीं है, आपत्तिजनक है। देखो हुआ क्या, हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1756 से लेके 1763 के बीच में, 1756 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। जल्दी से बताओ किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। अब बताओ इसमें जीता कौन? जल्दी से बताओ तो। इंग्लैंड की विजय हुई, ये विजय हुआ। विजय का मतलब ये जीता, और ये क्या हो गया? हार गया। इतना याद रखना, तुम लोग कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में 7 साल चला युद्ध, उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय फ्रांस और इंग्लैंड इस युद्ध में भाग ले रहे थे, मतलब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। इसमें हार किसकी? फ्रांस की। विजय किसका हुआ? अब बताओ भाई, कोई 7 साल लड़ेगा, घाटा होगा कि नहीं? सैनिक मराएंगे कि नहीं? अनाज लगेगा कि नहीं? बम, टैंकर, गोला बारूद सब चाहिए कि नहीं? तो युद्ध होता है तो सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। याद रखना, किसी को फायदा नहीं होता है युद्ध में, सिर्फ और सिर्फ हानियां हुई। जितने भी युद्ध इतिहास में युद्ध हुए हैं, युद्ध के बाद शांति समझौते हुए, उसके बाद मेल मिलाप, गला मिल के चुपचाप रह गया लोग। यानी जानता है युद्ध के बाद हमको शांति समझौता करना है, तो युद्ध नहीं करना चाहिए। ससुरा दोनों के बीच में फिर समझौता हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। चल ठीक है, तो अपनी जगह रहा, अपनी जगह। अरे ससुरा जब यही करना था, तुम लोग तो लड़ाई क्यों किया 7 साल? तुम लोग बाप का कच गया इसमें, ना फ्रांस के बाप के गया, ना इंग्लैंड के बाप के गया। मरा कौन? सैनिक मरा सब। घर लुटाया किसका? आम जनता का। निर्देश लोगों का। मरा कौन? बच्चा, बूढ़ा, औरत मरा सब। ये सब इसका फ्रांस का प्रधानमंत्री और इसका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थोड़ी मरता होगा। वहां का बड़का बड़का नेता वो तो थोड़ी मरता होगा। मरा कौन? सैनिक मरा। घर किसका तबाह हुआ? आम जनता का तबाह हुआ। तो इस युद्ध में इंग्लैंड को बहुत ज्यादा घाटा हुआ। इंग्लैंड को क्या हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत ही घाटा हुआ। वैसे तो घाटा फ्रांस को भी है, लेकिन ये अपना घाटा किससे कहे? अपना दुख केकरा से कहे जाएगी? कौन कहा जाता है कि किसका मारल घर में रह जाता है लोग, मतलब समय का मार नहीं सह पाता है लोग। वही था इंग्लैंड का, जो चूंकि उपनिवेश था, बहुत सारे उपनिवेश था, अपना सताने के लिए निकला अमेरिका के ऊपर। वैसे भारत पे भी बहुत सारे थी किया था। तो ये क्या हुआ कि इंग्लैंड जब विजयी हुआ तो इसको बहुत ज्यादा घाटा हुआ, तभी अमेरिका में आया। कहाँ आया? अमेरिका में। अमेरिका चूंकि हम लोग जानते हैं पहले इसका उपनिवेश है। क्या है? उपनिवेश है। तो क्या किया कि अपना सारा कसर निकालने के लिए हर तरह का टैक्स लगा दिया अमेरिका पर। बहुत सारा टैक्स लगा। अब यहां तक कि नमक पर टैक्स लगा दिया, कागज पर टैक्स लगा दिया, पेपर पर टैक्स लगा दिया। अब देखो ना भाई, कोई बात होगा? अब नमक खरीदने के लिए टैक्स दिए, टैक्स लगा दिया, मतलब महंगा हो गया। क्या हो गया? जैसे अभी पेट्रोल है 93 रुपए किलो, 93 किलो नहीं, लीटर 70 रुपए सीधे 93 रुपए पहुंच गया है। लगता है महाराज जी को कहीं घाटा हुआ है और इसका निगार निकालेंगे। देखो इतिहास गवाह है भाई, घाटा होगा युद्ध निकालेंगे। इधर मेहरी का किसे डेहड़ी पर सुना है कहावत। अब इस जो जितना पैसा आ रहा है सब कहीं ना कहीं जा रहा है, दूसरी जगह से घाटा हुआ है तो निगार निकाला जाए। निर्दोष लोगों पर हमेशा याद है, निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं हमेशा। हर समय में हर इतिहास गवाह है कि हमेशा निर्दोष लोग ही ठगे जाते हैं, निर्दोष लोग से ही बदला लिया जाता है, निर्दोष लोग ही शोषित किए जाते हैं या लूटे जाते हैं। अब देखो घाटा हुआ, सोच रहा है इंग्लैंड लड़ा फ्रांस से, उसका निगार निकाल रहा है अमेरिका से। अमेरिका में बहुत तरह के टैक्स लगा दिया। देखो ये स्टाम्प एक्ट लगा दिया। कौन एक्ट? स्टाम्प एक्ट याद रखना है, 1765 ईस्वी में लगा दिया।
कब लगा दिया? 1765 में। 63 का युद्ध हुआ तो देखा घाटा उठा नहीं, 1765 में अमेरिका में स्टाम्प एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत क्या किया कि आपको अदालती कागज पे पेपर पर टैक्स देना है 20 शिलिंग का। कितना का? 20 शिलिंग मुद्रा का नाम है। 20 शिलिंग का टैक्स लगाया गया। अब आप स्टाम्प खरीदने जाइए, कोई पेपर खरीदने जाइए, कोई न्यूज पेपर खरीदने जाइए, उस पर भी क्या कर दिया? टैक्स। अब देखो भाई कहाँ की जनता को परेशानी हो गई? अमेरिका की। सिंपल सी बात है, अमेरिका की जनता को परेशानी होगी। और उसके बाद चलो लगा। अब देखो हुआ क्या, अभी 1765 में स्टाम्प एक्ट लगा दिया। अब यहाँ जब विरोध होने लगा, मतलब इंग्लैंड सब जो भी सामान आता था अमेरिका में उसका विरोध किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? मतलब उसको कोई नहीं खरीदता था या उसी तरह पड़े रह जाते, मतलब अमेरिकी चीजों, ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार होने लगा। अब देखो बहिष्कार होने लगा, फिर वही ब्रिटिश सरकार मान नहीं रहा है। 1767 ईस्वी में, कब? 1767 ईस्वी में इसने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी लगा दिया टैक्स। उपभोक्ता वस्तु मतलब डेली की जो चीजें, जैसे चाय डेली की चीज है ना, रोगन, वस्त्र, इस सब पर भी क्या कर दिया? टैक्स। शीशा पर टैक्स लगा दिया, मतलब जितना डेली लाइफ की चीजें उस पर टैक्स लगा दिया गया। देखो मतलब मर रही है अमेरिका की जनता, एकदम क्या हो रहा था? तबाह हो गया था। तो 1767 ईस्वी में दैनिक उपयोग की वस्तु, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया। कर यानी टैक्स, कर लगा दिया गया। जैसे चाय, रोगन पेंट वगैरह, कागज, शीशा। अब देख लो, डेली लाइफ की चीज है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। यानी हर तरीका से अमेरिका को परेशान किया गया, अमेरिका को लूटने क्या किया गया? कोशिश किया गया। और चूंकि अपने घाटा निकालना चाहता था इंग्लैंड, जो अपने क्या कहता था, घाटा अपना निकालना, जितना भी युद्ध में अपना गंवाया था सब चाहता था कि लूट ले। अब मान लो कि देखो तुम लोग समझ रहे कि 20 शिलिंग, 10 पैसा, 20 पैसा ये सब लगाने से क्या फायदा? अब अमेरिका में एक दो लोग थोड़े लोग था, करोड़ों की संख्या में लोग था लोग। और रोज कोई अगर 4 आना भी दे रहा है, 25 पैसा भी दे रहा है, 1 करोड़ आदमी, तो कितना हो गया? 25 लाख। अगर 4 आना पैसा दे रहा है तो एक दिन में कितना है? 25 लाख। 4 दिन में 1 करोड़ हो जाएगा। 4 आना 8 आना नहीं देखा जाता, देखा जाता कितनी बड़ी संख्या में लोग दे रहे हैं। लोग सोचता है कि 1 रुपए का माचिस खरीदने से कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा, है? 1 रुपए का हम किसी को दे दें तो कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा। अगर मान लो माचिस फैक्ट्री इंडिया में, मतलब हर किसी के घर में माचिस का इस्तेमाल होता है ना। माचिस बनाने वाली फैक्ट्री इंडिया के मान लो कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी, 35 करोड़ आबादी है, 1 अरब 35 करोड़। अब मान लो कि 1 अरब घरों में भी रोज अगर एक माचिस का इस्तेमाल होता है 1 रुपया, तो कितना रुपया हो गया? 1 अरब रुपये हुआ ना। तो सामान ये मत देखना कि कम में बिक रही, सामान ही देखिए कितने सारे उपभोक्ता है उसके खरीदने वाले, इस पे डिपेंड करता है। तो ये 10 पैसा, 5 पैसा, 20 शिलिंग लगा कर बहुत ज्यादा राशि एक साथ क्या की जाती थी? इकट्ठा कर ली जाती थी। तो याद रखना 1767 ईस्वी में अमेरिका ने जो उपभोक्ता की वस्तु पर भी क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। और उसके बाद सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स नाम का एक क्रांतिकारी था अमेरिका का, नाम याद रखना, सैमुअल एडम्स। सैमुअल, उसने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर। अब उसने कहा कि भाई चलो अमेरिका अगर बाय द वे ठीक ही है, अमेरिका पे किसका, अमेरिका किसका गुलाम था? इंग्लैंड का गुलाम था। अगर ठीक से शासन करते यहाँ के लोगों को संतुष्ट हो सकता है, कुछ दिन विद्रोह टल जाए, विद्रोह तो होना निश्चित है, लेकिन विद्रोह कुछ दिन के लिए क्या हो जाए। अब भाई प्रतिनिधि है, नेता है, नेता का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। नेता है तो सबके बेटा बनकर रहना चाहिए। अब नेता बनने बाद हम सब किसी के बाप हैं, ठीक बात है क्या? इंग्लैंड वही किया। अब भाई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जब तक अधिकार कर्तव्य अपना नहीं कीजिएगा अधिकार आपको मिलेगा? जैसे मैं ही हूं, जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य नहीं करूंगा, तुम लोग पैसा देगा क्या? तो यही कहा गया, ये नारा दिया सैमुअल एडम्स, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी प्रतिनिधि के नाम पे, शासन के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे, अच्छी शासन व्यवस्था नहीं व्यवस्थित कर पा रहे और हमेशा कर के पीछे पड़े हुए, टैक्स के पीछे पड़े हुए, ठीक बात है? तो जब तक अपना शासन व्यवस्था ठीक नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई कर पूछता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने नारा दिया था? सैमुअल एडम्स। तुम लोग भी याद करना, बहुत सारा तुम लोग भी नारा देता है,
आधी रोटी खाएंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे। नहीं, बचपन में कितना आधी रोटी खाएंगे और हम विद्यालय कैसे था, आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। उस समय बचपन में मैं भी नारा लगाया था, जानता है आधी रोटी मतलब आधी रोटी है, आधी रोटी का मतलब आधा टुकड़ा रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने हम जाता है। कैसे समझता है, आधी होता है ना खेत में, हम सब्जी नहीं मिलेगा तो आधी खाएंगे, आधी रोटी से नमक स्कूल जाएंगे। हमको बाद में समझ में आया कि ओ आधी खा जा रहा था। वो आधी समझते कहते कि आधी रोटी मिल जाएगा, चलो ठीक है स्कूल में जाएंगे। पर नहीं, नारा है, नारा है। एडम्स है। अब देखो कि व्यापक विद्रोह बढ़ते जा रहा है। अमेरिका में क्या होता जा रहा है, विद्रोह बढ़ते जा रहा है। विद्रोह बढ़ने का कारण ये है कि इंग्लैंड जो है तरह तरह के मतलब अलग अलग तरीकों से अमेरिका को परेशान कर रहा है। टैक्स लगा रहा है, वहाँ के व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है, कूट रहा है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। विद्रोह बढ़ते गया तो वहाँ पे कुछ संस्थाएं भी बनी। संस्थाएं मतलब सब लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले। और देखो वहाँ पे बना स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां, स्वाधीनता की पुत्रियां। अब देखो स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां नाम के संस्था बना। क्या बना, नाम की संस्था बनी जो आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब ध्यान देना कि ये स्वाधीनता का मतलब, ये स्वाधीनता के पुत्र एक संस्था है, स्वाधीनता की पुत्रियां एक संस्था है। अगर आप विद्रोह में भाग लेना चाहते हैं, अब देश को आजाद करना चाहते हैं, इसमें जुड़ के और अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। देखो कहा जाता है कि देश ही सब कुछ है, सबसे पहले मातृभूमि, उसके बाद। इसलिए लोग नहीं मातृभूमि के लिए खून बहा देते हैं। जोश होता है, जज्बा होता है उनमें कुछ करने का। तो हमेशा याद रहे कि अपने जमीन के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कभी जान न्यौछावर करने की बारी आए तो एक कदम भी पीछे मत हटना। तुम लोग साफ एकदम सीना तान के कि हम मरेंगे पहले अपनी मातृभूमि के लिए। मातृभूमि में जिस मिट्टी ने हमको खून पसीना बहा के मतलब उसमें हम पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने आज हमको पाला पोसा, उसके लिए जान देना कोई बड़ी बात। एकदम साफ सीना खोल कर मारो मेरे सीना पे गोली। अभी नहीं कि जान की बात, भाग भाग जान है तुम्हें जान है, ऐसा नहीं सोचना है। गर्व होना चाहिए। चरकों की भूमिका याद देखो, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अब देखो कि किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी देश में, किसी भी भौगोलिक स्थिति में जब भी विद्रोह हुआ है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है लेखक और प्रचारक। सबसे बड़े क्या भूमिका निभाया है, मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि देखो आजादी के लिए किसी में मर मिटने की भावना यही जगाते हैं लेखक और प्रचारक। अरे भाई जानना पड़ेगा ना, जैसे कोई इंडिया क्या है, इंडिया जानेगा तब ना उसके लिए कोई जान देगा। अब आज तक तो लोग रहते रहते आ रहे हैं, जान ही नहीं कि भारत क्या है। उसके लिए जान देने की भावना कैसे उत्पन्न होगी, अपने देश के लिए देश प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, राष्ट्रवाद की भावना उसमें उत्पन्न होगी ही नहीं जब तक कोई उसमें जगाएगा नहीं। अरे देश में, देह में जुनून कब आता है, जब हम लोग गाना सुनते हैं, देशभक्ति गाना सुनते हैं ना, देह में एकदम जुनून आया। तो गाना किसी ने लिखा है, कोई लेखक रहा है, कोई कवि रहा है, कोई संगीतकार रहा है, तो उन सब का बहुत ही योगदान रहा है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में किसी आदमी में। तो ना कोई गाना एकदम देशभक्ति वाला कोई गाना सुन लिया जाए, लगता है कि बाप रे बाप छोड़ सब कुछ, निकाल के ये बंदूक मिल जाए साहब, निकाल के धड़धड़ा दे, किसी को भी धड़धड़ा, वो अंग्रेज हो जाए, कोई चाइनीज हो जाए, पाकिस्तानी, सब धड़धड़ा खत्म कर दे। अरे देह में जुनून आ जाता है, कहीं से मिल जाए तो धड़धड़ा भी देंगे हम, देखेंगे नहीं सामने कौन है, बस देह में जुनून आ जाता है। नहीं कहना संदेश से आते हैं जाते हैं, तू मेरा कर्म तू मेरा धर्म,
तेरी मिट्टी में मिल जाओ। और सुन के देखना कैसे देह में हलचल हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है 120 से 180 हो जाता है, देह में साफ एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है, साफ एकदम देह में नई ताकत मिल जाती है। कहते हैं बाप रे बाप, हम तो महात्मा गांधी हैं, हम ही सुभाष चंद्र बोस है। अरे कभी कभी लगने लगा रहे हम ही भगत सिंह लग रहा है, भगत सिंह दूसरा जन्म लेके आ गए हैं। अब मिल जाए कहीं बंदूक तो कोई सब आगे बढ़ना। सही में तो ये सब जो है भूमिका जगाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है लेखकों का। तो उसी अमेरिका में एक आता है टॉमस पेन। कौन है? टॉमस पेन ने एक इस पत्रिका प्रकाशित, इसकी पत्रिका मैगजीन जो होता है ना, उसकी नाम था कॉमन सेंस। याद रखना क्या नाम है? कॉमन सेंस। और इस कॉमन सेंस पत्रिका में बहुत ही उत्तेजक ढंग से आंदोलन के बारे में बताया गया, विद्रोह के बारे में बताया गया, मतलब अपने अधिकार के बारे में क्या किया गया। पूछता है कि कॉमन सेंस किसकी पत्रिका है? टॉमस पेन की। कॉमन सेंस टॉमस पेन। देखो तो पेन है, पेन से ना कुछ चीज लिखा जाएगा। इस सर का नाम है टॉमस पेन। टॉमस किताबें रख लेना चाहिए, टॉमस पेंसिलें रख लेते हैं, पेन कलर रखा। तो टॉमस पेन ने कौन सी पत्रिका छापी थी? कॉमन सेंस। और देखो एक आता है टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन। ये टॉमस जेफरसन जो था, ये कहा कि भाई जो विद्रोह है, उपनिवेश आवासी है, यानी अमेरिका के जो लोग हैं उनका विद्रोह जायज है, उनको विद्रोह करने का हक है, उनको अधिकार है, वो अपनी मातृभूमि को आजाद करा। मतलब इन्होंने समर्थन दिया उपनिवेश वासियों का, उपनिवेश वासियों को, उपनिवेश वासी। और उपनिवेश वासी किसको कहते हैं हम लोग? अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के, क्योंकि वही ना गुलाम है, अभी गुलाम को ही हम लोग उपनिवेश कहते हैं। तो याद रखना, जल्दी से पॉइंट को नोट करो। तो उपनिवेश वासियों को समर्थन दिया, समर्थन। कहा कि भाई तुम्हारा विद्रोह क्या है, ठीक है, उनमें विद्रोह की भावना और भड़का दिया। और देखो ये टॉमस पेन की जो पत्रिका थी कॉमन सेंस, ये प्रकाशित हुई थी 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में, याद रखना इस पॉइंट को।